Good morning students. It is an introduction lecture of subject chemistry for the class 11th. जैसे कि आप सब लोग 10th से 11th में प्रमोट हुए हैं एंड आई होप कि जब 10th से बच्चे 11th में जाते हैं तो दोनों ही स्ट्रीम वो चूज करता है कौन कौन सी। एक तो बायो हो सकती है, और एक मैथ हो सकती है। ओके, बायो और मैथ दोनों हो सकती है। तो अब आप देखिए कि जब बच्चा बायो और मैथ से लेता है, क्यों लेता है बायो और मैथ, या तो उसको क्या करना है, IIT करना है, या फिर उसको क्या करना है, नीट करना है। ओके, जनरली वो ये लेता है। इसके अलावा यदि हमें इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं जाना है तो इन दैट केस हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। जनरली BSc कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, नर्सिंग का कोर्स है, वेटरनरी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप बायो या मैथ के स्टूडेंट जब साइंस को ऑप्ट करते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री इज द सेम फॉर बोथ द क्लासेस। ओके, तो इन दैट केस आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका फर्दर क्या स्कोप है, क्योंकि 12th में तो बिल्कुल बेसिक है। अब आप देखिए कि हमारे पास बहुत सारा स्कोप है कि यदि हम किस में जा रहे हैं। देखिए, स्कोप का मतलब कि 12th में हम जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके बहुत सारे स्कोप्स हैं। क्या क्या स्कोप है? फर्स्ट है उसका स्कोप, आप किस में जा सकते हैं, पेट्रोल एंड डीजल इंडस्ट्री कर सकते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन। आप देखते हैं जितनी भी रिफाइनरीज हैं जनरली, ठीक है, राजस्थान में बाड़मेर में है, बॉम्बे में है, गुजरात में है, तो आप जितने भी व्हीकल्स में यूज करते हैं, चाहे वो ट्रक हो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, सब पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। ठीक है, और पेट्रोल और डीजल क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो हम हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, जो कि जनरली क्या है, रिफाइनरीज है, रिफाइनरी वहां जा सकते हैं। ओके, इसके अलावा हम किसमें जा सकते हैं, ड्रग्स में। आज के टाइम में आप सभी लोग कहाँ पर हैं, घर पर है, पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक चल रहा है, किसी की भी तबीयत खराब होती है डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर क्या कहते हैं, ड्रग्स का मतलब मेडिसिन। मेडिसिन में आपके पास क्या क्या हो सकती है, एनाल्जेसिक हो सकती है और एंटीबायोटिक हो सकती है, ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल हो सकती है, एंटीवायरल हो सकती है, एंटी एलर्जिक हो सकती है। तो जो ड्रग इंडस्ट्री है उसके लिए बच्चे क्या करते हैं, फार्मा करते हैं। 12th के बाद है ये सारे कोर्सेज। ठीक है, इसके अलावा आप डेली लाइफ में देखिए क्या क्या यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स है, ठीक है, सोप है, ठीक, शैम्पू है, ये सारी चीजें आप जो भी डेली, डिश वॉशर है, ठीक है, डिश को वॉश करने के लिए आप जो भी सोप यूज करते हैं, टूथपेस्ट है, ये सारे के सारे क्या केमिकल्स हैं। आपके जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन का हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं और CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, गैस है। अब गैस तो है लेकिन एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है उस पर जितनी भी गैसेज हैं, मोस्ट ऑफ द जो कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे क्या है, केमिकल्स हैं। ठीक, तो ये जो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इसमें हम जो भी रिएक्शंस पढ़ते हैं वो सारी रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है। भले ही हम उसको बायो में पढ़े बट है तो बेस तो उसका केमिस्ट्री ही है। नेक्स्ट देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे बायोमॉलिक्यूल। आप क्या खाते हैं, गेहूँ, ठीक है, बीज खाते हैं, स्टार्च हो गया, प्लांट्स की जो वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है ना। ये सब स्टार्च, सेलुलोज, ये बायोमॉलिक्यूल्स किस किस में काम में आते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, शुगर्स हो गई, शुगर, लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, ठीक है, प्रोटीन्स हो गए। प्रोटीन्स क्या है, बायोमॉलिक्यूल है। माना कि ये बायो नाम लिखा हुआ है, बायो लिविंग भी इनमें है, लेकिन इनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब ये किससे मिलकर बने हुए हैं, केमिकल से मिलकर बने हुए, एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ठीक, इसी तरीके से यदि आप सुक्रोज ले रहे हो, C12H12O11। प्रोटीन्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, आपकी बॉडी के अंदर DNA RNA होता है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड्स, RNA एरोमेटिक एसिड्स। तो कहने
आफ्टर 12th। तो वहाँ पर हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग जो होती है उसमें सीमेंट फॉर्मेशन कैसे होता है, सीमेंट का काम करता है सिविल इंजीनियर। ग्लास हो गया, ठीक है, इसके अलावा सीमेंट, ग्लास, ठीक, और क्या हो सकता है, तो सीमेंट, ग्लास हो गया। इसके अलावा वाटर की सॉफ्टनेस के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है। स्टीम, आपने बॉयलर का नाम सुना होगा, बॉयलर में स्टीम बनाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें इनडायरेक्टली, कुछ तो डायरेक्टली है और कुछ इनडायरेक्टली है, इन सभी में हमारे पास बहुत स्कोप है। जैसे आप कपड़े पहन रहे हैं, कॉटन कपड़े के अलावा यदि आप कोई कपड़ा पहन रहे हैं, कैसा, फैब्रिक, फैब्रिक में आप क्या यूज़ कर रहे हैं, फैब्रिक किसके हो सकते हैं, टेरिन हो सकता है, पॉलिस्टर हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या है, केमिकली तो बनाए हुए हैं। आपके घर में ये जो बोर्ड है किसका बना हुआ है, ये पॉलीमर का बना हुआ है। आप जिन चेयर्स पर बैठते हैं पॉलीमर इंडस्ट्री, जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इसका स्कोप है, पॉलीमर, जिसमें हम बैठ के लाइट, पाइप्स हैं, प्लास्टिक के स्विचेस होते हैं, ये जो प्लास्टिक है, ठीक है। तो पॉलीमर के अंदर डिफरेंट टाइप्स के हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये इंडस्ट्रीज हैं जिनमें बच्चा 12th के बाद जो भी कोर्स को ऑप्ट करता है उसमें उसके पास काफ़ी सारा स्कोप है। अब हम बात करते हैं कि यदि स्टूडेंट, तो यदि वो IIT नीट कर रहा है या और जो भी उसका ऑप्शन है कि उसको फार्मेसी करना है, जो भी करना है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो बोर्ड के एग्जाम्स दे रहा है। और बोर्ड के एग्जाम्स के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास बुक होनी चाहिए। कुछ बुक कौन सी होनी चाहिए, एक तो NCERT 1 एंड NCERT 2। मेरे सब्जेक्ट में 2 बुक्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इन दोनों में क्या है, वो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन जो मैं आपको बता दूँ कि जो NCERT की फर्स्ट बुक है, दिस इज लाइक, ये है वो, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है। यदि आपके कोई सीनियर स्टूडेंट है, यदि आपके घर में भाई बहन या अड़ोसी पड़ोसी में जो कर चुका है, जो 12th कर चुका है, उसके पास डेफिनेटली 11th की बुक होगी। तो ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। अब आप किसी भी मोड से करें, कोर्स सेम है, ठीक है। आप इस टाइप का NCERT के कोर्सेज से चल रहे हैं। इसके अलावा आपको एक क्या होना चाहिए, आपके पास रेफरेंस बुक होनी चाहिए। रेफरेंस बुक का मतलब NCERT की बुक बहुत अच्छी होती है, NCERT में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि समझने के लिए आपके पास एक बुक होनी चाहिए जो कि आपको एक्चुअली हेल्प करती है। तो रेफरेंस बुक में आप क्या ले सकते हैं, मॉडर्न ABC ले सकते हैं, मॉडर्न ABC या प्रदीप की बुक ले सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि तो ये हमारे पास बुक्स होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप IIT में नीट का करते हैं तो उसके अलावा इसके लिए तो आपको बहुत सारी बुक्स लेनी पड़ेगी, जैसे इकोनॉमिक के लिए की पड़ी, JDE की लेनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान की लेनी पड़ेगी, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको मदन की लेनी पड़ेगी। तो वो चीज़ें तो आपकी है ही नहीं, क्योंकि क्लास बेसिक से स्टार्ट होता है। सो व्हाट वी विल डू कि अब वी विल डिस्कस नाउ सिलेबस कि फर्स्ट बुक में क्या है और सेकंड बुक में क्या है, क्योंकि इट्स एन ओनली इंट्रोडक्शन लेक्चर। देखिए फर्स्ट चैप्टर जो है NCERT की जो फर्स्ट बुक है उसमें 1 से लेकर 7 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। अब बेसिक कंसेप्ट में क्या है, बेसिक कंसेप्ट का मतलब है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैटर क्या होता है, एंड मोल्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइंटिफिक नोटेशंस क्या होते हैं। सो वी विल डिस्कस इन फर्स्ट चैप्टर, ओके। इन सेकंड चैप्टर व्हाट वी विल डिस्कस, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपने काफ़ी कुछ 10th में पढ़ा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में अभी तक आपने जो पढ़ा है रदरफोर्ड थ्योरी, थॉमसन थ्योरी, बोर थ्योरी, ठीक है। बट अब और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, पॉली का लॉ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, ड्यूअल नेचर क्या होती है, किसी भी मैटर की ड्यूअल नेचर क्या होती है, स्पेक्ट्रम क्या होता है। सो वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। नाउ कम टू द थर्ड चैप्टर व्हिच इज द क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग थर्ड चैप्टर, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अभी तक आपने 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स पढ़े हैं, बट एलिमेंट्स तो 119 तक है, तो 118 और 119 तक है। तो उनको आप क्या सिंबल है, पीरियोडिक टेबल में उसको हमने कैसे रखा है। अभी तक आपने मोज़ले के बारे में पढ़ा है, मेटलिक के बारे में पढ़ा है, बट अब आप उनकी पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से एलिमेंट को, एक एलिमेंट को हमने किस ग्रुप में रखा है, किस पीरियड में रखा है। तो वो सारी क्लासिफिकेशंस पीरियोडिक टेबल में रखेंगे। फोर्थ
बॉन्ड क्यों फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एमओटी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, रेजोनेंस क्या है, ये सारे फिनोमेना केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। बॉन्ड ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिफ्थ चैप्टर जो है दैट डिस्कस अबाउट दी वी कैन से स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। मैटर का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस। तो स्पेसिफिकली इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ेंगे कि लिक्विड कब गैस बन जाते हैं, गैस को कैसे हम लिक्विफाई करते हैं। जैसे ठीक है, जैसे सिलेंडर्स में जो गैस है लिक्विड फॉर्म में भरी हुई होती है, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। सिक्स चैप्टर जो है दैट इज द थर्मोडायनामिक्स। एक्चुअली में जो थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स का मतलब है कि हम टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इन सबका रोल और हीट का स्पेसिफिकली रोल पढ़ते हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर, ठीक है। ये जो थर्मोडायनामिक्स है ये मेजर पार्ट तो फिजिक्स का है, बट थोड़ा सा पार्ट जो है वो केमिस्ट्री का है। तो सिक्स चैप्टर में हम थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस करेंगे। सेवंथ चैप्टर इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई रिएक्शन होती है ए से बी में जाती है, ठीक है। इफ अ रिएक्टेंट इज मूविंग और फॉर्मिंग प्रोडक्ट, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ए से बी बनता है, ए खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन रुक जाएगी। लेकिन कुछ ऐसा प्रोसेस हो जाए कि ये बी भी इस डायरेक्शन में चलने लग जाए, ये बी जो है ये भी ए को बनाने लग जाए, तो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती है ना। तो जब दोनों डायरेक्शन में कोई रिएक्शन चलती है तो उस टाइम पर क्या सेटअप होता है, इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। तो इस चैप्टर में वी विल डिस्कस केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम एक्सेट्रा। नाउ हम टू द एट्थ चैप्टर। ये एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक में है एंड एनसीईआरटी सेकंड बुक में क्या क्या है। सेकंड बुक में देखिए फर्स्ट चैप्टर तो जो है, फर्स्ट चैप्टर तो है दैट इज रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने सबने पढ़ा है, ठीक है, 10th में पढ़ा है, बट अब आपका और डिटेल आ जाएगा कि रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शंस का क्या रोल है। 9th चैप्टर है हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन एलिमेंट जो है दैट इज पीरियोडिक टेबल में उसको कभी फर्स्ट में रखते हैं कभी सेवंथ में रखते हैं, उसकी पोजीशन आज तक फिक्स नहीं है। तो क्यों नहीं है, इसकी कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, वी विल ऑल डिस्कस इन दिस 9th चैप्टर हाइड्रोजन में। एंड द 10th चैप्टर इज what is 10th chapter? 10th chapter is we can say S block element। 10th और 11th चैप्टर जो है 10th S block, बाकी P block। जो पीरियोडिक टेबल है, अभी हम यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि जो पीरियोडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, कि पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने मॉडर्न टेबल पढ़ी हुई है ना, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी बट हल्का सा पढ़ा है आप लोगों ने, मेंडलीव्स टेबल डिस्कस किए। तो अब हम जब मॉडर्न टेबल पढ़ेंगे तो उसमें एस ब्लॉक में एलिमेंट आएंगे, पी ब्लॉक में टेबल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एस पी डी एफ। एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स आ रहे हैं, पीरियड्स आ रहे हैं, पी में कौन कौन से आ रहे हैं, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। एंड देन द 12th चैप्टर इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट पढ़ेंगे हम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से कंसेप्ट लगते हैं, कौन कौन से रूल लगते हैं, नॉमेनक्लेचर के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, कितने टाइप के कंपाउंड्स हो सकते हैं, एलिफेटिक एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये चीजें डिस्कस करेंगे। 13th चैप्टर में हम हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन जो आपने पढ़े हैं एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, बट अभी तक सिर्फ आपने उनका नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, बट अब आप उनकी डिटेल में रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, रीएजेंट, सबस्ट्रेट के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानेंगे, ठीक है। एंड नाउ टू द 14th चैप्टर व्हिच इज द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में देखिए जो फिनोमिना होते हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एसिड रेन, यदि वाटर का पीएच जो है वो एसिडिक हो जाए, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, या जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है आज के टाइम में पॉल्यूशन हो रहा है, तो पॉल्यूशन के कारण, पॉल्यूशन के लिए कौन कौन से आप देखो कोई भी इंडस्ट्री है उससे यदि हार्मफुल गैस निकल रही है तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो ये जो सारे फिनोमिना है इनके लिए कौन से केमिकल रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, एंड बाय यूजिंग विच टेक्नोलॉजी वी
वी कैन रिमूव दीज ऑल कंपाउंड्स। ये जितने भी कंपाउंड जो हार्मफुल कंपाउंड है, जो कि एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, उनको हम कैसे दूर करें, उसको कैसे हम कम से कम यूज करें कि हमारा जो अर्थ है वो सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे। तो ये सारी चीजें हम सिर्फ 11th में डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको स्कोप के बारे में भी पता पड़ा होगा और सिलेबस के बारे में भी डिस्कस हमने शॉर्ट में किया है, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके।